मंगलवार की सुबह, हफ्ते का डे 2 और आज है इस मार्च महीने का आखिरी मंगलवार। तो आज होनी है बीएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। तो कोई सेंसेक्स, कोई बैंकेक्स, कोई सेंसेक्स 50 वगैरह वगैरह। तो इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है और कल इस नए कारोबारी हफ्ते की बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई थी। ग्लोब बेहतर था, वो गिफ्ट निफ्टी के संकेतों से समझ में आ गया था। तो गैप के साथ हमने शुरुआत करी, उसके बाद बुल्स ने कमान संभाल ली और फिर से वही एक ट्रेंडिंग डे, सस्टेन्ड बाइंग और मोमेंटम ले गया हमें 23,700 के पार। इतनी जल्दी 1000 पॉइंट की रैली आई थी तो आदमी गणित भूल जाता है। 23,700 के पार ले गया था। इस तरह का मोमेंटम बना था। उस जोन्स पे आके हमने सेशन की मोटा मोटी कह लीजिए समाप्ति भी करी थी। एक के बाद एक तमाम अड़चने, तमाम हर्डल्स को हम बढ़िया तरीके से कॉन्कर कर रहे हैं। वो क्या है, हाइबरनेशन के बाद बुल्स बड़े जोश में लौटे हैं। लगे रहो भैया। और अच्छी बात एक और कि ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, वो हाईलाइट है। पिछले मंडे को एक बस एडवांस डिक्लाइन गड़बड़ाया था, उसके बाद से हर दिन मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हुई है। कल भी 2:1 एडवांसेस के फेवर में आंकड़ा था। एक चीज और, जब तक दिखा सकते हैं दिखा ले, अच्छा लगता है। निफ्टी 6 दिन लगातार उछाल के साथ कामकाज, और इन 6 दिनों में हम कहां से कहां पहुंच गए। 1250 पॉइंट, कह लीजिए 5.5% से ज्यादा का उछाल इन 6 कारोबारी सत्रों में निफ्टी ने डिलीवर करा है। और निफ्टी बैंक, जिसने दरअसल तेजी का आगाज किया था, 8 दिन हो गए बैक टू बैक ये इंडेक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इन 8 दिनों में ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट या कह लीजिए 8% का उछाल निफ्टी बैंक ने दिखाया है। देखते हैं कितना और इस मोमेंटम को हम कैपिटलाइज करते हुए नजर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फिर शुरुआत तो डिसेंट होगी, टचवुड 1/4% उछाल के साथ 50-60 पॉइंट मजबूती के साथ होनी है। इस तरह के इंडिकेशन मंगलवार के सेशन के। लाइए ग्लोब पर नजर के कस्टिंग चर्चा करी जाए हॉर्माज से। हो क्या रहा है ग्लोब में, समझा देता हूं। पहले आपके एशियन पियर्स जो इस समय खुले हुए हैं, सुबह का मूड दर्शाएंगे और सबके सब स्क्रीन पर आएंगे। ठीक ठाक एशिया में कामकाज होता हुआ। ओवरनाइट हैंडओवर यूएस से फिर बुरा नहीं था। हम कल जब अच्छी क्लोजिंग कर रहे थे मंडे के सेशन की, उस समय यूएस के फ्यूचर्स 3/4 से 1.25% मजबूत थे। उससे बेहतर सेशन प्ले आउट हुआ है। 1.5% से 2.25%, तीनों बेंचमार्क कल मजबूत थे। तो हैंडओवर तब और अब की पहली प्लेट, जो यूएस फ्यूचर्स छोड़े थे, आज सुबह जहां खड़े हैं वो डिफरेंशियल बढ़िया है। हर बेंचमार्क में अपने को गैप बचाना है और वही शायद गिफ्ट निफ्टी रिफ्लेक्ट भी करता हुआ। पर हुआ क्या, ये हॉर्माज बताएंगे। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड सुधरता हुआ नजर आ रहा है और कहने का मन तो बड़ा है कि द वर्स्ट इज ओवर। वो एनालिस्ट काफी कह भी रहे कि शायद जितनी वॉलेटिलिटी आनी थी, खराब वॉलेटिलिटी जो आनी थी, वो आ चुकी है यूएस में। ओके। और कल सेशन बड़ा अच्छा था, जैसे आपने कहा 600 पॉइंट की बढ़ोतरी हमें देखने मिली। वो प्राइस एक्शन से पता चल जाता है कि कैसे मतलब मूड थोड़ा सा सुधर रहा है। नैस्डैक ने आउट परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि टेस्ला के शेयरों में 12% की तेजी देखने मिली थी और 9 हफ्तों से लगातार गिरता चला आ रहा है। टेस्ला तो थोड़ा सा लोअर लेवल से हमें बाउंस देखने मिला। मेटा और एनवीडिया में भी शेयरों में भी तेजी थी, तो इस वजह से नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा। अब ये तेजी क्यों आई? अब ये उम्मीदें बढ़ती जा रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो लंबे जो कह रहे थे कि हम हर सेक्टर पे टैरिफ लगा देंगे, वैसा शायद ना हो। वो हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने पढ़वाया, ऐसा कुछ बोल दिया गया? बोल दिया है उन्होंने। और उन्होंने ये कहा है कि मैं काफ़ी सारे देशों को रियायत दे सकता हूं। ये उन्होंने कहा। अब किसको क्या, ये तो वो कभी नहीं कहते। नरम पड़े हैं ऐसा सुनने में आया। और उन्होंने कहा भी है, क्योंकि काफ़ी हर सेक्टर के ऊपर इनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने यही जवाब दिया। ऑटो के ऊपर उन्होंने कहा फेयरली सून, लंबर और सेमीकंडक्टर कहा डाउन द रोड, फार्मा पे कहा इन द नियर फ्यूचर। और लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि 2 अप्रैल जो है लिबरेशन डे होगा यूएस में। अब वो किस तरह से होगा, ये तो अब जब 2 अप्रैल को जब आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि बातचीतों का सिलसिला पूरी दुनिया में चल रहा है। आज यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत भी आ रहे हैं चर्चा करने के लिए। यूरोपियन यूनियन के जो अधिकारी है उनसे भी मुलाकात होने वाली है वहाँ पर। तो हर जगह पर जो है बातचीतों का सिलसिला जारी है। टैरिफ को लेकर, रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर क्या होगा, कैसे होगा, ये हमें अगले हफ्ते पता चलेगा। लेकिन इसी बीच में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा कर दी कि वेनेजुएला से जो देश तेल खरीद रहे हैं
उन पर वो 25% का टैरिफ लगाएंगे। ये उन्होंने कल कह दिया वेनेजुएला को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए। और उसका सबसे बड़ा खरीदार है चीन। तो ये एक तरह से अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली उन्होंने चीन के ऊपर ही निशाना साधा है। और उसके सबसे ज़्यादा खरीदार कौन है? चीन, क्यूबा, यूरोप, भारत और खुद अमेरिका भी। मगर वो उन जब अमेरिका वेनेजुएला से जब तेल खरीदेगा उस पर क्या वो होगा, इम्पैक्ट होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा। मगर बाकी के देशों पर वो 25% का टैरिफ लगाएंगे, ये उन्होंने घोषणा कर दी कल। बाजार को इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, बाजार तो सब अच्छे थे, मगर तेल की कीमतों से उसमें थोड़ा सा उछाल देखने मिला। WTI 1.5% चढ़ा कल, लगभग $70 के नज़दीक आ चुका है। ब्रेंट $73 पर पहुंच चुका है, वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे अंडरलाइंग फैक्टर्स है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भले स्क्रीन आपको जैसी भी लगे। डॉलर जो 104 के ऊपर आने की स्ट्रगल कर रहा था, अब थोड़ा सा इंचअप होता जा रहा है, 104.5 की तरफ बढ़ रहा है। 10 ईयर यील्ड जो है अब 4.3 के करीब आ चुकी है, तो वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और सोने की कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। कल BYD के नतीजे थे, काफ़ी अच्छे नतीजे आए। ये चाइना वाली कार वाली कार बनाने वाली कंपनी है, बनाती है। $107 बिलियन का रेवेन्यू किया उन्होंने 2024 में, टेस्ला के मुकाबले $10 बिलियन ज़्यादा। और उस वजह से भी है। और उन्होंने कहा है कि हम 50 से 60 लाख गाड़ियां बेचेंगे इस साल, जबकि वो ऑलरेडी 6 लाख बेच चुके हैं पहले 2 महीनों में। आज हांगकांग का सेशन भी अच्छा चल रहा है। लेकिन डॉइश बैंक का एक सर्वे आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएस में रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो अब 50-50 है, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। Xiaomi ने $5.5 बिलियन रेस किए हैं QIP के जरिए हांगकांग में, तो वहाँ से भी एक अच्छी खबर निकल कर आई है, क्योंकि Xiaomi जो है हांगकांग का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो हैंडओवर आप देखिए अच्छा है, स्क्रीन अच्छी है, लेकिन फैक्टर्स कुछ है जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रम्प साहब थोड़े से लग रहा है ऐसा कि नरम पर, कोई भरोसा नहीं है ट्रम्प साहब के मूड का, पर अभी लग रहा है तो मजे लीजिए उस चीज़ के। यूएस एंजॉय कर रहा है, दुनिया ठीक ठाक है, गिफ्ट निफ्टी के संकेत फिर बढ़िया है। दूसरा इंपॉर्टेंट संकेत और है, FIs की सेलिंग रिड्यूस हो रही थी, बाइंग में तब्दील हो गई। अब वो फ्राइडे को तो कह सकते थे कि फुट्सी की रीबैलेंसिंग का असर था, इसीलिए 7-7.5 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग का आंकड़ा था। कल तो ऐसा कुछ नहीं था, तो 3,000 करोड़ रुपए की बाइंग आई है, तो FIs का मूड सुधर रहा है। और एक और रीज़न हो जाता है उसमें तड़का ऐड करने के लिए। नए सेबी चीफ की अगुवाई में कल सेबी की बोर्ड बैठक हुई थी और कई बड़े फैसले हुए। अब वो डिटेल में फैसले तो आगे बातचीत करेंगे। अप फ्रंट जो इंपॉर्टेंट है, बाजार में निवेश बढ़ाने के मकसद से सेबी ने FPIs को बड़ी राहत देते हुए वो जो एडिशनल डिस्क्लोजर नियम थे उसकी लिमिट थी 25,000 करोड़ रुपए, उससे बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दिया है। सुनिए सेबी चीफ ने क्या कहा। The board has decided to revise based on public comments and recommendations of FPI Advisory Committee. So this size criteria is now being taken from 25,000 crore to 50,000 crore. But please note that the concentration criteria remains the same, that is 50%. So irrespective of the size, the 50% concentration criteria remains, and in case 50% is breached, then additional disclosure will be required. ओके, रिलीफ आता हुआ FIs के लिए 25,000 करोड़ रुपए वाले जो एडिशनल डिस्क्लोजर का सीमा थी वो बढ़ा के वापस 50,000 करोड़ कर दी गई है। तो रिलीफ तो है, देखते हैं ये कितना सेंटिमेंट्स भाव में तब्दील होते हैं, इन्फ्लोज में तब्दील होते हैं। लेकिन ऐसे में आज का गेम प्लान वीरू से समझ लिया जाए। वीरू स्क्रीन पे नजर आएंगे। वीरू गुड मॉर्निंग। सॉलिड मोमेंटम, मंथली एक्सपायरी वीक, और आज तो खैर एक इंपॉर्टेंट एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है कॉन्ट्रैक्ट्स की। कैसा पोजीशन बाजार और क्या अप्रोच रखें? गुड मॉर्निंग आशीष। आपने जैसे कि कहा ना, जब तक मोमेंटम है मजा लीजिए। अबे रणनीति वही है ना, मजा लीजिए। कॉल राइटर्स का जोन ट्रैप हो रहा है और बड़े एवरेजेस कल रीगेन कर लिए, उन्हें पीछे छोड़ दिया। बस यही है रणनीति। कैश आ रहा है, उसका ऐश है। देखिए आशीष, कल की अप्रोच क्या थी कि कल हमें 2 बड़े एवरेजेस को पार करना था, लांघना था, जिसको हम शुक्रवार को नहीं कर पाए थे। बाजार खुल के थोड़ा सा सिंक हुआ, बैकफुट पे आया, बट फाइनली वो 23,500 के कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट कर दिया। क्या लिखा था कमेंट्री में? द मोमेंट यू विल क्रॉस 532 ऑन द हायर साइड, यू विल स्ट्राइक 632, 632 मिला। उसके बाद ओवरशूट भी हुआ, लेकिन क्लोजिंग आई एग्जैक्टली 632.58 के आसपास। कल की थ्रस्ट था बैंकिंग
और बैंकिंग में आशीष कल भी अगर आप स्टैट्स को देखें ना तो पुरजोर तरीके से शॉर्ट कवरिंग थी। जब आप मेरे स्क्रीन पे स्टैट्स देखेंगे शॉर्ट कवरिंग आपको अच्छा मूव दे रही थी, बट कल इसमें तड़का जोड़ा पीएसयू बैंक्स ने, उन्होंने भी आके पार्टिसिपेट किया, तो फाइनली स्ट्रांग बहुत हो गया मोमेंटम। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, रिमेंबर थ्रेशोल्ड पॉइंट्स पर नजर रखनी है। एफआईएस के इस बाइंग का आंकड़ा आपने समझाई दिया, उसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं। डीआईएस का हालांकि अब थोड़ा सा कैश नहीं आ रहा है, 99 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग, 3056 करोड़ रुपए का एफआईएस का बाय। एफआईएस ने हालांकि इंडेक्स में कुछ तब्दीली नहीं करी, उनकी बहुत 341 करोड़ रुपए की मात्र बाइंग थी, 1400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 182 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी मोर और लेस शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट वहीं परसिस्ट करते हैं 96,000 के आसपास। पर अच्छी बात यह है कि 2 दिन से उनके पास उनके स्टैट्स में पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग है, यानी जिस लेवल को आप छोड़ के आ रहे हैं वो एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 941 करोड़ रुपए की बाइंग और करीब 8000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट किए 4700 कॉन्ट्रैक्ट। तो एफआईएस के स्टैट्स में हर चीज अच्छी है, रीड करने लायक है। अब आते हैं आज के कॉल राइटर्स के जोन पे। आज गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर नहीं है, बट याद रखिएगा कॉल राइटर्स जहां पे प्लेस्ड हैं वो है वही 23,700, 800 और 900 का जोन। हालांकि बड़ा आउटस्टैंडिंग कमांड कोई कॉल करती है तो वो है 23,800 की, और यही आज का क्रिटिकल पॉइंट भी है। और नीचे पुट्स जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बिकी हैं, वो मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 23,500। क्यों? कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट 23,500 ही था, कॉल राइटर्स का जोन और मोर और लेस 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिरामिड्स लेके आइएगा। अच्छी फोर्स 23,500 की पुट में है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग है, वो आपका बेस है, वहां पे पुट राइटिंग हुई है। एफआईएस भी कल पुट शॉर्ट थे और 800 पे कंसंट्रेशन है कॉल्स का। लेवल्स लेके आइए। बतौर डे ट्रेडर देखिए डिप्स तो नहीं मिल रहे हैं, बट फिर भी ड्यूरिंग द डे डिप्स को थोड़ा सा रिस्क लेके लीजिए। बट कंसिडरिंग द आर्ली 5 मिनट चार्ट्स, पिवट पॉइंट्स हैं फॉर द डे एज अ बेस वन, इट्स 2, 3, 521 एंड 582। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन बाय करना है। जो पोजिशनल स्टॉप लॉसेस हैं वो अब ट्रेल होके 23,351 पे आ जाएंगे, याद रखिएगा 23,351 पे एज ए डे ट्रेडर पहले डिप को बाय करना है। और अगर डिप ना आए तो RS1 जो कल था थ्रेशोल्ड पॉइंट, वो क्या है, लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। ये है आज के लिए आशीष 23,708। अगर ये क्लस्टर निकल गया तो निफ्टी मोर और लेस हिट करेगा 23,809। और एक बात समझ लीजिए, इस दौर का सबसे बड़ा टेक्निकल हर्डल वो है 23,809। अगर ये बाइसेक्ट हो गया तो फाइनली 23,910 और 24,000 का क्लस्टर खुल जाएगा। नाउ निफ्टी बैंक जैसे कि मैंने परिभाषित कर ही दिया, स्ट्रॉन्ग मूव था, सारे स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया और शॉर्ट कवरिंग अभी भी जारी है। अब यहां पे सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोटक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, PSU बैंक्स हो गए। पुट राइटिंग 51,500 पे, 51,000 पे। कॉल राइटर्स खड़े हैं फॉर द डे 52,000। सिंपली बेस वन लिखा, ये डिफाइन कर देते हैं। बेस वन के आसपास कोई डिप मिले तो डेफिनेटली बाय करें, बट अगर बेस वन से मुलाकात ना हो तो क्या करें वो बताऊंगा आपको। लेकिन बेस वन इज एट 51,445 एंड 222। और एक और चीज, पोजिशनल स्टॉप लॉस अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपका अब यहीं पर आएगा 51,222 और 51,000 के जोन में। ऊपर की तरफ थ्रेशोल्ड पॉइंट है 51,743, लिखा है ये स्क्रीन पर RS1। अगर निफ्टी इसको बाइसेक्ट करता है 751, देन इट विल हिट 42,057 इन 890 और 57 के ऊपर टिक गया तो बाकी के पिवट पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस पर ध्यान दीजिएगा। आशीष बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। लेकिन टेक्निकली कौन से स्टॉक्स ट्रेड के लिए बढ़िया नजर आते हैं? चकाचक चार्ट्स लेके गाबा सर सुबह जुड़ते हुए। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज के 2 बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल। सबसे पहला मुझे ये बताइए, लिबरेशन डे है 2 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल को नहीं करना था, अप्रैल फूल है, कोई विश्वास नहीं करेगा। ये हो सकता है, ये सोच के कर रहा हूं, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे फर्स्ट डे करते तो बोले सब लोग समझेंगे अप्रैल फूल है, तो 2 अप्रैल कर दो, शायद मुझे ऐसा लगता है। एनीवे, 2 स्टॉक मुझे ITC पसंद है। ITC में अच्छा बेस बना हुआ है, इसमें थोड़ी रेसिलियंस है। अब ट्रेड कर रहा है करीब 411 के आस 410 के आस 11 के आसपास। मेरे ख्याल से इसका टारगेट 420 का होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए 409 का, 1 रुपए का, ज्यादा नहीं, 2 रुपए का बना तो रिस्क और रेशियो फेवर में है। ITC में लगता है एक रेसिलियंस है, एक अपमूव मिलना चाहिए, बाकी है।
दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है मारुति, काफी दिनों से पसंद है। जो बेस बना हुआ है ना करीब 5-6 दिन से, जो पैटर्न बना है बहुत ही बढ़िया। 11,922 पे चल रहा है, मेरे ख्याल से ये 12,200 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। शायद 12,250 भी चला जाए, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा 12,200, स्टॉप का करीब 11,820। तो मारुति और आईटीसी पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बढ़िया बेस बन रहा है। आईटीसी दोनों दिग्गज पसंद आ रहे हैं। आईटीसी खरीदना है 409 के स्टॉप के साथ, और लाइकवाइज मारुति सुजुकी खरीद के चले 11,820 का यहां पर अपना एसएल प्लेस करिए। गाबा सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। गाबा सर 8 बजे के पैनल में होंगे तो और डिटेल में गाबा सर से अपन चर्चा कर रहे होंगे। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानिए। कंचन, कौन कौन से? जी, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं hyundai मोटर्स के साथ, बिकॉज कंपनी का जो बोर्ड है उन्होंने करीबन 700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। बेसिकली कंट्री में टूलिंग सेंटर बनाने के लिए कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अगला जो स्टॉक आपको नजरों में रखना है महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिकॉज कल सीएनबीसी आवाज ने एक न्यूज को ब्रेक किया था कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो एसएमएल आइसुजू में प्रमोटर स्टेक को खरीदने की शायद से बातचीत कर रहा है। उसके बाद कंपनी की तरफ से सफाई आती हुई नजर आई है। कंपनी ने बोला है कि यस, हम कंपनी को काफी सारी स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे देख रहे हैं। इसके अलावा जीएनएफसी, बिकॉज थाइसन कप के साथ कंपनी ने नाइट्रिक एसिड के लिए के सप्लाई के लिए बेसिकली एक पार्टनरशिप की है, जहां पे डेली बेसिस पे हमें करीब करीब 600 मिलियन टन का जो नाइट्रिक एसिड है वो सप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। टाटा कंज्यूमर, बिकॉज जो सुनील डिसूजा है उसको उनको वापस से नियुक्त कर लिया है एज अ एमडी एंड सीईओ के तौर पे अगले 5 साल के शेयर होल्डर की तरफ से यहाँ पे मंजूरी आती हुई भी दिखाई दी है। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक, और साथ ही साथ आपको रडार पे रखना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पे हमें क्यूआईपी लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया है। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करी जाए तो 2000 करोड़ का क्यूआईपी है, जिसका फ्लोर प्राइस है 40 रुपीज पर शेयर का, और 5% डिस्काउंट पे ये क्यूआईपी आया है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो क्यूआईपी है ये भी करीब करीब 2000 करोड़ का है। प्राइस की बात करी जाए तो 42 रुपीज पर शेयर का है। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये जो क्यूआईपी लेके आया है वो अपनी जो बेसिक हिस्सेदारी है उसको 25% तक करने के लिए लेके आया है, ताकि पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 25% तक होती हुई दिखाई दे। बेसिकली 5 बैंक्स के लिए क्यूआईपी आई थी। कोशिश कर रही है सरकार जल्दी जल्दी क्यूआईपीज लाए, अपनी शेयर होल्डिंग रिड्यूस करे, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के थ्रेशोल्ड को मीट कर पाए। अच्छा, आज की इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट सीमेंट सेक्टर को रडार पर रखिएगा। यूबीएस की रिपोर्ट है जो अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट और साथ साथ दालमिया को अपग्रेड करके बाय की श्रृंखला में डाल रहे हैं। उनका कहना है कि जो सीमेंट सेक्टर का रफ पैच था वो अब खत्म होने की कगार पे है। FY26 जो अब अप्रैल से साल शुरू हो जाएगा, FY26 में डिमांड बाउंस बैक करेगी और स्ट्रक्चरली इस इंडस्ट्री की कॉस्ट रिड्यूस हो रही होगी। पर वो मार्केट लीडर्स पे फोकस करना चाहेंगे, खासतौर पे अल्ट्राटेक और अंबुजा, पर उन्होंने साथ साथ दालमिया भी, क्योंकि कंसोलिडेशन इंडस्ट्री में कंटिन्यू करेगा, दालमिया भी उनकी प्रिफर्ड आइडिया। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटीज पे बातचीत के लिए अहमदाबाद से कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए, इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है। हम सेबी की उस आउटकम पे रिएक्ट तो कर ही रहे होंगे। आज मंथली एक्सपायरी होनी है बीएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की, इंक्लूडिंग सेंसेक्स की, तो इंपॉर्टेंट दिन। आरबीआई आज ओएमओ के जरिए फ्रेश लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की तैयारी कर रहा होगा। 50,000 करोड़ रुपए का ओपन मार्केट ऑपरेशन होना है। इरिडा की बोर्ड मीट है FY26 के बोरोइंग प्लान को कंसिडर करने के लिए। काफी हरकत में आ रहा है ये स्टॉक वापस। 2 IPO लॉक इन खुलने हैं। ट्रांसरेल लाइटिंग का 3 महीने का तो सप्लाई आने की गुंजाइश बन जाती है, और जैगल प्रीपेड का 6 महीने का लॉक इन खुल रहा होगा। SBI इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट से हांगकांग में आज और कल दरअसल इन लोग की बैठक है उनके साथ। जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स, यूके के कार रजिस्ट्रेशन नंबर्स, यूएस के रेड बुक, बिल्डिंग परमिट्स, न्यू होम सेल्स। ये मेंशन इसलिए करता हूं, ये काफी हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स हैं और यूएस मार्केट्स इन पर रिएक्ट करते हैं। हम लोग चर्चा में नहीं लेके आते हैं आमतौर पे, पर यूएस में रिएक्शन जरूर होते हैं हर नंबर पे, हाई फ्रीक्वेंसी नंबर पे।
पार्लियामेंट सेशन में आज वो प्रपोज्ड फाइनेंस बिल पे बातचीत डिबेट कह लीजिए कंटिन्यू करेगा। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर आज उस डिबेट पे रिप्लाई कर रही होंगी। दिल्ली में आज स्टेट बजट प्रेजेंट होगा, विकसित दिल्ली। अब एक्सपेक्टेशन तो है कि वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, पॉल्यूशन, इन सब पे थ्रस्ट होगा। राजस्थान आज से वीक लॉन्ग राजस्थान डे के सेलिब्रेशंस की शुरुआत कर रहा है। 30 मार्च को दरअसल राजस्थान डे है। जो सेलिब्रेट कर रहे हैं खूब खूब बधाई भाई। आज आईपीएल का मुकाबला 7:30 बजे है, जीटी वर्सेस पीबीकेएस। और हाँ वीरू, इस ईद भाईजान फिर आ रहे हैं और लेकर आ रहे हैं एक मूवी है जिसका नाम है सिकंदर। आज से एडवांस बुकिंग की शुरुआत हो रही है। जो इंटरेस्टेड हो भाईजान, अच्छा संडे को रिलीज हो रही है। खैर ये रिलीज के लिए रवि देवरा साहब ने शायद बुक कर ली है। रवि जी बुक कर ली क्या सिकंदर की टिकट्स? गुड मॉर्निंग। मैं कम मूवी देखता हूँ क्योंकि 3 घंटे का टाइम ही नहीं रहता है, वो वीकेंड हो या वीकडे हो। आई थिंक इस हिसाब से मींस के 12-13 साल से मैंने एटलीस्ट थिएटर में जाके मूवी नहीं देखी। 12-13 साल? इस यही रीजन है पीवीआर का स्टॉक चल नहीं रहा है, गिरे चले जा रहा है। 12-13 साल से एक पिक्चर नहीं देखी यार रवि जी। हाँ, थोड़ा एंटरटेन करो अपने आप को, इतनी मेहनत करके क्या फायदा। अच्छा तब और आपकी सेकंड प्लेट एक बार स्क्रीन पर रख दीजिएगा। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी इंचअप कर गई भाई। डॉलर इंडेक्स इंचअप बढ़िया तरीके से करे चले जा रहा है वापस। अब मेरे ख्याल से टैरिफ्स का समय पास आ रहा है, इसीलिए भी थोड़ा बहुत मोमेंटम पिकअप हो रहा है। क्रूड इंचअप कर रहा है, संकेत थोड़े से आपकी स्क्रीन पे। अब क्या बोलूं, ऐसे में आज की स्ट्रैटेजी की प्लेट ले आओ रवि जी। कमोडिटीज में कैसे कमाई होगी भाई? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। मूवी में क्लैरिफिकेशन दे दूं, लोग ने कोविड के बाद नेटफ्लिक्स चालू किया, मैंने बहुत पहले से चालू किया था। तो आई थिंक इस हिसाब से ये क्लैरिफिकेशन है, नहीं तो स्टॉक के रिएक्शन का मींस पूरा ब्लेम मेरे पे आएगा। आज की जो कमोडिटी की रिएक्शन है, कमोडिटी में वेनेजुएला काफी बड़ी चर्चा में है। ग्लोबल प्रोडक्शन का 1% मार्केट शेयर पे, और हमने लास्ट वीक बात की थी जब भी ओपेक की मीटिंग नजदीक है तब तक क्रूड शॉर्ट नहीं करना है। कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो आते रहते हैं। मेरे हिसाब से क्रूड में बाय करें 6000 के टारगेट के लिए एंड 5840 का टारगेट रखें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है और वो कंटिन्यू रह सकता है। सेकंड रिकमेंडेशन सिल्वर पे होगा। ये कमोडिटीज को दोनों साइड बेनिफिट है। अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो बेस मेटल के हिसाब से प्राइसेस में स्टेबिलिटी आती है, और कुछ नेगेटिव आता है तो गोल्ड उसको सेफ हेवन बाइंग के हिसाब से सपोर्ट करता है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में बाय करें फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 98,240, 96,640 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये पोजीशन ले सकते। बढ़िया है रवि जी, थैंक यू सो मच। कच्चा तेल खरीदने के मौके और लाइक वाइज चांदी में खरीदारी करके चले। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के ठीक ठाक संकेतों के साथ। 1/4% बढ़त के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, लेकिन आज के इस मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।